हेलो गाइस, इस बार हम इनहेरिटेंस ऑफ जीन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तक हमने मल्टीपल एलीज तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अब देखो, अब तक तो हम एक जीन की स्टडी कर रहे थे, एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार अब हम दो जीन का एक साथ स्टडी करेंगे, यानी दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करेंगे, बिल्कुल। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है तो समझना। डाई हाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जब हम दो कैरेक्टर की स्टडी साइमल्टेनियसली करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब मेंडल ने वर्क भी किया था डाई हाइब्रिड। मेंडल आल्सो वर्कड विद क्रॉस्ड पी प्लांट दैट डिपेंडेंट टू कैरेक्टर, जिनके दो अलग अलग कैरेक्टर के स्टार दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। As is seen in the cross between a pea plant that had seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. उसने क्या कराया, क्रॉस कराया किसके इसके बीच में, राउंड राउंड प्योर राउंड और येलो के बीच में, और साथ के साथ प्योर ग्रीन एंड रिंकल्ड के बीच में, यानी डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव का उसने क्रॉस कराया था, ठीक है। Mendel found that the seeds resulting from the cross-linking of the plant had yellow-colored and round-shaped seeds. Here, can you tell which of the character in the pair yellow, green color and round wrinkled shape was dominant? कौन डोमिनेंट था? तो हम पढ़ चुके हैं उस केस में क्या है, राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है सीड शेप के केस में। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड होता है, तो उसमें राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, बिल्कुल। और सीड कलर के केस में हमारा येलो और ग्रीन हो रहा था, बिल्कुल। तो येलो और ग्रीन के अंदर येलो डोमिनेंट होता है, येलो और ग्रीन में कौन डोमिनेंट होता है, येलो डोमिनेंट होता है, बस सिंपल बात बोल रहा है। अब देखो, थस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, हम जानते हैं येलो कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर, एंड राउंड सेम डोमिनेंट होता है रिंकल्ड के ऊपर। दीज रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे को रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही मल्टीपल होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमको जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यदि हम सेपरेटली उनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएं, ठीक है, सेपरेटली मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएं, तो उनमें जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही है देखने को मिलेगा। कैसे, अभी बताते हैं। येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीड प्लांट, लेट अस यूज द जीनोटाइप सिंबल्स बाय फॉर डोमिनेंट येलो एंड स्मॉल बाय फॉर रिसेसिव ग्रीन। अब देखो, हम जानते हैं डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव के लिए जो स्मॉल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनेंट येलो सीड कलर को, और स्मॉल वाई से रिसेसिव ग्रीन सीड कलर को, ठीक है। सेम प्रकार से आर से रिप्रेजेंट करेंगे राउंड सीड को, और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे रिंकल्ड सीड शेप को। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन देन बी रिटर्न एज, तो जो फिर पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा उसे अपन कैसे लिख सकते हैं, उसे अपन लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये तो होगा पेरेंट्स, ये तो क्या होगा पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से हम क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। अब देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई से गैमीट क्या बनेगा, एक ही गैमीट बन सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्यों, होमोजाइगस कंडीशन है। और स्मॉल स्मॉल वाई से भी एक ही गैमीट बनेगा, एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, मीन्स स्मॉल आर वाई, ठीक है, ये गैमीट बन गए। अब हम इन दोनों का जब इन दो गैमीट जब मिलेंगे, तो इनकी जो प्रोजेनी बनेगी, तो प्रोजेनी के अंदर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो, इसके अंदर भी रेड सीड आया और येलो रेड सीड आया और येलो सीड आया, सॉरी राउंड एंड येलो सीड देखने को मिला। हमारे को क्या देखने को मिला, राउंड एंड येलो सीड। राउंड भी डोमिनेंट होता है, येलो भी डोमिनेंट होता है। और हम जानते हैं कि देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 प्रोजेनी के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर आता था, और यहाँ पर भी दोनों के दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी राउंड और येलो देखने को मिला। तो F1 प्रोजेनी के अंदर भी, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों के अंदर F1 प्रोजेनी के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, राउंड और येलो दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है। द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन एज इन फिगर 4.1 शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। द गैमीट्स आर कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल आर वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। वेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट, अब मेंडल ने क्या कराया, सेल्फिंग कराया, ध्यान रखना वही है। पहले हम क्या लिखेंगे, पेरेंट लिखेंगे, फिर गैमीट आएंगे, गैमीट मिलेंगे, F1 प्रोजेनी बनेगी। जब F1 प्रोजेनी सेल्फिंग कराएंगे, उनके गैमीट्स होंगे, उनकी F2 प्रोजेनी बन जाए। अब F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो ठीक है। अब गैमीट कहाँ से कौन से आएंगे, तो यहाँ से भी 4 गैमीट आएंगे, और यहाँ से भी 4 टाइप के गैमीट आएंगे, 4 टाइप के गैमीट आएंगे। कौन कौन से, देखो, यहाँ से कैपिटल आर वाई बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है। फिर हम बनाएंगे चेकर बॉक्स, क्या बनाएंगे, चेकर बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल,
ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और फिर उससे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पर जो रेशियो आता है फिनोटाइपिक रेशियो वो आता है 9:3:3:1, ठीक है ना, ये फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है। अब समझो इधर देखो, पेरेंटल जनरेशन की यदि हम बात करें तो हमने देखा कि हमने पेरेंटल जनरेशन में एक राउंड येलो लिया, एक रिंकल्ड ग्रीन लिया, ध्यान रखना हमने पेरेंट जनरेशन में अंदर क्या लिया, एक राउंड येलो लिया, एक रिंकल्ड ग्रीन लिया, बिल्कुल। अब जब हमने इनके गैमीट्स बनाए तो राउंड येलो से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, होमोजाइगस कंडीशन है, और रिंकल्ड ग्रीन से जो गैमीट बनेंगे वो सिर्फ एक टाइप के बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब जब इनको हम यूज कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, F1 जनरेशन के अंदर क्या आएगा, क्या जी जीनोटाइप आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, लॉ ऑफ मेंडल जो था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का जो लॉ था डोमिनेंस का, तो कैपिटल आर जो होगा वो डोमिनेट करेगा और कैपिटल वाई डोमिनेट करेगा स्मॉल वाई के ऊपर, ठीक है। हमारे को जो सीट देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिला, राउंड येलो, और ये राउंड और येलो किसके सिमिलर है, एक पेरेंट के सिमिलर है, तो यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है क्या, कि F1 प्रोजेनी के अंदर वह कैरेक्टर अपने आप को, वह ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वह ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो कि डोमिनेंट होता है, ठीक है। के बाद देखो अब क्या हुआ, फिर हमने इन्हीं की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। तो जब हमने इन प्लांट्स की क्या कराई, सेल्फिंग कराई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग कराई उसी के साथ, तो अब गैमीट 4 प्रकार के देखने को मिले, है ना। फीमेल गैमीट भी 4 टाइप्स के थे और मेल गैमीट्स भी 4 टाइप्स के, देखो फीमेल गैमीट भी 4 टाइप के बनेंगे, मेल गैमीट्स भी 4 टाइप के बने, देखो। फिर अपन ने इनका क्या करा दिया, कॉम्बिनेशन करा दिया, इनका क्या करा दिया हमने, कॉम्बिनेशन कराया, और जैसे ही हमने कॉम्बिनेशन कराया हमको ये बॉक्स देखने को मिला, ये बॉक्स हमारे को देखने को मिलता है F2 जनरेशन के अंदर। सुनो अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है, अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो होता है राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। अब देखो यह तो हमको याद हो गया, चलो ठीक है, लेकिन यदि वो किसी और का क्रॉस करा दे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो कैसे देखेंगे, तो देखो यदि प्योर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया, यानी सेल्फिंग कराई गई है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यदि सेल्फिंग कराई गई है तो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक 9:3:3:1। अब देखो 9 कब आ रहा है, वो देखो 9 आ रहा है जब दोनों डोमिनेंट है, यदि दोनों डोमिनेंट है तो 9 आएगा, ठीक है। यदि एक डोमिनेंट है, जैसे राउंड ग्रीन में कौन डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड येलो में कौन डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, तो यदि एक ट्रेड डोमिनेंट है तो हमारा 3 रेशियो आएगा, और यदि दोनों के दोनों रिसेसिव है तो 1 प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो यह कहता है कि हम जानते हैं जो क्रोमोजोम होते हैं हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब उनके जो क्रोमोजोम नंबर 1 का क्रोमोजोम नंबर 1, इस सेट का क्रोमोजोम नंबर 1, इस सेट का क्रोमोजोम नंबर 2, 1 इसका सेट का क्रोमोजोम नंबर 2, इस सेट का क्रोमोजोम नंबर, आपस में कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, मींस उनमें सेम प्रकार की जीन प्रेजेंट होती है, जो जीन क्रोमोजोम 1 के ऊपर प्रेजेंट होगी वही जीन क्रोमोजोम नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट हो, क्रोमोजोम नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट होगी दूसरे सेट के, बिल्कुल। अब होता क्या है, अभी तक जो हम देख रहे थे, जब हम जिन जीन की स्टडी कर रहे थे या जिन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे, उनकी जो जीन थी ना वो अलग अलग क्रोमोजोम पर प्रेजेंट थी, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, किस पर प्रेजेंट थी, डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट थी। पर क्या होता है, ठीक है, अब क्या हुआ, अब यह क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब 2 जीन्स डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, 2 जीन्स नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, 2 जीन्स नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तो उनके अंदर जो गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जब जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट होती है, ठीक है, तो जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है मीन्स एक क्रोमोजोम इधर जाएगा, एक क्रोमोजोम इधर जाएगा, एक क्रोमोजोम से सेल के जानता जाएगा, कोई सा इसमें जाएगा, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी एक ट्रेड जो होता है वो दूसरे ट्रेड के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। कि देखो सपोज, ठीक है, क्रोमोजोम्स है एक सेल के अंदर 4, ठीक है, यानी 2 का सेट है, बिल्कुल। अब जो पहला क्रोमोजोम नंबर 1 है और जो क्रोमोजोम नंबर 2 है, अब कोई जीन प्रेजेंट है क्रोमोजोम नंबर 1 पर और कोई जीन प्रेजेंट है क्रोमोजोम नंबर 2 पर, दोनों जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रही हैं, तो दोनों की दोनों जीन यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है तो कौन सा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के साथ जाए या रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ, नहीं, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता है, या रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है, रिसेसिव भी साथ जा सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके अंदर
इंडिपेंडेंट वे में। तो जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, ठीक है, उसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड येलो, और यह कहता है कि जो जीन प्रेजेंट है, जीन के कॉम्बिनेशन किसी से भी बन सकते हैं, जैसे कि राउंड जो है वो ये डोमिनेंट है, तो राउंड येलो के साथ भी जा सकता है, ग्रीन के साथ भी जा सकता है। जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, बिल्कुल। In the dye hybrid cross, the phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green, and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination of series of 3 yellow, 1 green, है ना, 3 round, 1 wrinkled. This derivation can be written as follows, ठीक है। अभी हम देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सुनो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा लो। दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने किसका क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दूंगा। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल का आर के साथ में कराऊंगा क्रॉस, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 4 का चेकर बॉक्स बनेगा, उसमें देखने को मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो उसी प्रकार से जब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, तो हमारे क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो, अब तुमको देखना होगा कि देखो अगर हम बात करें किसकी, राउंड एंड येलो की, यदि हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, राउंड भी हैं साथ के साथ कैसे है, येलो भी हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो जो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है, जैसे इधर रेशियो कितना आएगा 3:1 आएगा, उसका मल्टीपल आप 3:1 से जब करोगे, 3:1 का मल्टीपल जब आप 3:1 का 1 से करोगे तो आपको रेशियो देखने को मिलेगा 9:3:3:1, ठीक है। तो राउंड येलो 3 रिंकल्ड येलो 3 राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। अब यदि मैं पूछता है कि राउंड येलो कितने होंगे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से चलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर राउंड कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। और राउंड येलो यदि पूछता है तो राउंड तो 3 आएंगे और येलो भी 3 आएंगे, तो 3 × 3 9 होगा, सिंपल, इज दैट सिंपल। अब उसने पूछा रिंकल्ड ग्रीन कितने आए, अब भाई रिंकल्ड ग्रीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रिंकल्ड कितने आएंगे, रिसेसिव है तो 1 आएगा, ग्रीन भी 1 आएगा, तो 1 1 × 1 आएगा, बिल्कुल। उसने बोला राउंड ग्रीन है वो कितने आएंगे, तो राउंड कितने आएंगे 3 आएंगे, ग्रीन कितने आएंगे 1 आएंगे, तो 3 आ जाएंगे, 3 × 1, ठीक है। Based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when the 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent होता है other pair of character। कहने का तात्पर्य है कि सेग्रीगेशन जो हो रहा है एक कैरेक्टर का वो दूसरे कैरेक्टर से साथ रिलेटेड ही नहीं है। यदि जीन अलग अलग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होती, उसी को अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो सेग्रीगेशन होता है जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, या दो कैरेक्टर का जो स्टडी करते हैं अब 2 कैरेक्टर के ऊपर 2 जीन के ऊपर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अब अपन ने पुनेट स्क्वायर बनाया, कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोलन इन एफ1 आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लांट, ठीक है। कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन, जो कैपिटल आर स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन होगा वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कहने का तात्पर्य है कि कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। स्मॉल आर क्या जरूरी नहीं है स्मॉल वाई के साथ जाए, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो जब मियोसिस चल रहा होता है, मेटाफेज के ऊपर इक्वेटोरियल प्लेट बन रही होती है, उसमें कोई सा भी क्रोमोसोम है ना किसी के साथ भी अटैच हो सकता है एनाफेज के दौरान भी, ठीक है। 50% ऑफ द गैमीट हैव द जीन कैपिटल आर होते हैं एंड द 50% आर होता है। नाउ बेसाइड ईच गैमीट हैविंग आइदर कैपिटल आर और आर होगा, इट शुड आल्सो हैव अलील कैपिटल वाई और स्मॉल आई यूनिअलील होने चाहिए। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट होता है। कैपिटल आर और स्मॉल आर होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Independent from the segregation of 50% as Y and other 50% as small y होगा। Similarly 50% of the R bearing gametes capital Y and the 50% as small y। Thus there are 4 जीनोटाइप बन जाएंगे हमारे को, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। 4 टाइप ऑफ पोलन ग्रेन एंड 4 टाइप ऑफ एग, ध्यान रखना
द 4 टाइप्स आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई देखने को मिलेंगे। ये 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। क्यों? इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा है। ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, सबकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। गैमीट्स की बात चल रही है अभी, ठीक है। सारे के सारे गैमीट बराबर नंबर अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी उनकी है ना 25% होगी। 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यू राइट डाउन, जब आप लिखेंगे द 4 टाइप ऑफ द एग पोलन ऑन द 2 साइड ऑफ ए प्लांट, इट इज वेरी इजी टू डिराइव द कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट दैट गिव राइज टू प्लांट। इसके अंदर 16 का स्क्वायर बनते हैं, ध्यान रखना। कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डाटा वर्क आउट द फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3 बनना। इस द जीनोटाइपिक रेशियो भी 9:3:1 नहीं, जीनोटाइपिक रेशियो 9:3:3 नहीं है। जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है 1:2:4:1:1 आता है। अब बात करते हैं अपन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है वो समझो, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं कि हमारे अंदर जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या नॉर्मल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के ऊपर, डीएनए के अंदर डीएनए का वह पार्ट जो जीन बनाता है, जो डीएनए का वह पार्ट जो एमआरएनए बनाता है या आरएनए का सिंथेसिस करता है, उसी को हम जीन कहते थे, बिल्कुल। अब जो जीन है, अब जो जीन है वही तो कैरेक्टर को कोड कर रही है, और 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम टाइप की जीन प्रेजेंट होती है। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन प्रेजेंट होती है। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर, यदि क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर हाइट की जीन है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर उसी के सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर भी एक हाइट की जीन होगी। उनके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अलील वेरी करता है, पर जीन सेम रहती है। कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन सेम रहती है। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1965, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। उसका जो वर्क है वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड था, लेकिन उसका वर्क जो है उसे रिकॉग्नाइज कराया किसने? कार्ल कोरेंस ने। किसने कराया? कार्ल कोरेंस ने, है ना, डी ब्राइज ने, ठीक है ना, टीसर मार्क ने, ठीक है ना। Communication was not easy as it is now in those days, and his work could not be widely published, हो ही नहीं पाया। Secondly, his concept of, उसका जो concept था जीन का और फैक्टर का, in Mendel word as stable and discrete unit that are controlled for the expression of trait and of the pair allele which did not know blend। अब वो क्या कहता था? ब्लेंड नहीं होते। वो कहता था कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते। अबे भाई यदि ब्लेंड नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती, तो हाउ व्हाई इज दिस सो मच वेरिएशन? इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों प्रेजेंट है नेचर में? Was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। वो कहता था भाई ब्लेंड नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होंगे, फैक्टर ब्लेंड नहीं होते, फैक्टर की मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन होती है। कहीं कहीं लगा अपन फैक्टर की ब्लेंडिंग भी होती है, इसलिए नेचर के अंदर वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अब देखो थर्डली मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन, और उसने मेंडल ने जो है मैथमेटिक्स का अप्रोच लगा दिया टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल था भाई, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स लगाने का वो मैथमेटिक्स का अप्रोच दे रहा था वो, ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने उसकी बात ही नहीं सुनी। वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर जीन वर डिस्क्रिमिनेटेड। बाद में समझ में आया जो वो फैक्टर चल रहा रहता था ना, कि फैक्टर ये होता है, फैक्टर वो होता है, फैक्टर ब्लेंड नहीं करता, फैक्टर डिस्क्रिमिनेट होते हैं, फैक्टर जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे ट्रांसफर होते हैं, वो कुछ नहीं, वो जीन्स थे। क्या थे? वो जीन्स के बारे में बोलता था। बट डिस्क्रीट यूनिट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। अब लोग पूछते फैक्टर क्या होता है? होता है, कहाँ होता है? पता नहीं। कैसे होता है? कैसे सकता है? पता नहीं। किधर है? पता नहीं। वो हमेशा यही बोल देता था, उसने कुछ प्रूफ नहीं कर पाया वो, ठीक है। प्रोवाइड एनी फिजिकल फैक्टर जीन ही को नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर से व्हाट दे वर मेड अप ऑफ। लेकिन इन 1900 3 साइंटिस्ट आए, डी ब्राइज, कोरेंस, बॉन टीसर मार्क। बोल दो डी ब्राइज, कोरेंस और टीसर मार्क। तो जब डी ब्राइज, कोरेंस और टीसर मार्क थे, इन्होंने जो डिस्कवर किया मेंडल का वर्क का, और समझाया कि जो मेंडल कहता था वो सच कहता था, हम ही उसे समझ नहीं पाए, वो तो सच कहते थे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। अब क्या हुआ था उस समय तक? देखो मेंडल जो है अपने कुछ समय से पहले ही कुछ दे गया था, मेंडल समय से पहले कुछ अच्छा दे गया था, इसके लिए उसे समझ नहीं पाए लोग। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जीन के बारे में तब बता दिया था जब लोग क्रोमोसोम नहीं जानते थे, जब लोग डीएनए के बारे में सही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब लोगों के बारे में डीएनए के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
डीएनए के अंदर कैसे कैरेक्टर बनते हैं, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कौन कोड करने का काम करता है, उस समय पर वह व्यक्ति अपने अजम्पशन से और अपने जो एक्सपेरिमेंट से उनसे बहुत बड़ा रिजल्ट दे के चला गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसलिए लोग जो थे उसे समझ भी नहीं पाए, ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो टाइम के उसे समझ भी नहीं पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्रोमोजोम कैसे होते हैं, डीएनए फैक्ट क्या होता है, आरएनए ज़्यादा स्टेज भी नहीं थी, माइक्रोस्कोपी थी नहीं, ठीक है। बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट, लेकिन 1900 तक आते आते एडवांसमेंट हो गया माइक्रोस्कोपी में, दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। हाँ, अब साइंटिस्ट को सेल डिवीजन देखने को मिला, और सब साइंटिस्ट ने मियोसिस प्रोसेस स्टडी करी। साइंटिस्ट ने जब मियोसिस प्रोसेस स्टडी करी तो उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ अपना डिटेल्स दी, जिसमें हम जानते हैं मियोसिस के दौरान जब उन्होंने देखा कि मियोसिस के दौरान कैसे होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, मियोसिस बन के दौरान कैसे होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, कैसे जो है स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, जिसके कारण दो न्यू क्रोमेटिड बन जाते हैं, एक क्रोमोजोम से दो न्यू क्रोमोजोम बन जाती है ड्यूरिंग द मियोसिस सेकंड फेज में, ठीक है। This led to the discovery of structure in the nucleus that appear double and divide just before cell division. Cell division से तुरंत पहले डिवाइड करते हैं। These were called chromosome. Chromosome क्या होते हैं? Colored bodies. They were visualized by staining. ठीक है। By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Sutton and Boveri. Sutton और बोरी जो होते हैं वो एक अब जब सटन एंड बोरी ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्रोमोजोम्स की स्टडी करी तो उन्होंने क्या देखा, देखो उन्होंने पाया कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो कलर्ड बॉडी होती हैं, वो स्टेन करने पर कलर दिखते हैं, ध्यान रखना। बाय 1902 तक, मतलब 1902 तक, द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। पता लगा लीजिए क्रोमोजोम की मूवमेंट कैसे होती है। अब कैसे मूवमेंट होती है तो देखो, अपन जानते हैं मियोसिस वन के दौरान तो पहले प्रोपेज होगा, ठीक है। प्रोपेज वन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, ध्यान करो, ठीक है। अब प्रोपेज वन में तो क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट में लग जाएंगे। एनाफेज में सेग्रीगेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोजोम का, और यही इसी के ऊपर तो होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, इसी के ऊपर तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड था, ठीक है। अब उन्होंने सेग्रीगेशन किया, और साथ के साथ जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम थे वो भी इंडिपेंडेंटली वे के अंदर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट वे के अंदर सेपरेट करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वे में। उसी को तो हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला। फिर हमने देखा क्या कि फिर तो वो आपस में डिग्री कर गए, तो पहला मियोसिस बनूंगा, तो पहली बार जब मियोसिस बनूंगा तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया। फिर उसके अंदर जब मियोसिस होता है तो प्रोपेज, वो माइटोसिस जैसा चलता है, तो प्रोपेज वन के अंदर जो होगा क्रोमोजोम का पहले क्या होगा, क्रोमेटिन का नंबर बढ़ जाएगा, डीएनए का अमाउंट, तो डीएनए का अमाउंट था वो तो सेम रहेगा, ठीक है। अब जो क्रोमोजोम है, ठीक है, अब क्रोमोजोम मेटाफेज सेकंड के अंदर जब जाएगा तो मेटाफेज सेकंड के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है, तो यहाँ पर फिर से क्रोमोजोम नंबर जो हो जाते हैं वो डबल हो जाती हैं सेल के अंदर। लेकिन 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 जब टीलोफेज आती है तो दोबारा डिवाइड कर जाती है, तो यानी क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो आधे ही रह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोजोम नंबर जो है वो आधे रह जाते हैं, और हमारे को इससे यह समझ में आता है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वे के अंदर सेल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंट वे के अंदर सेग्रीगेट करते हैं, बिल्कुल। अब देखो क्या बोला उन्होंने, द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट वॉल्टर सटन एंड बोवरी। तो थियोडोर बोवरी और वॉल्टर जो सटन थे, तो सटन एंड बोवरी ने पता किया, नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। उन्होंने नोट किया, क्या नोट किया उन्होंने, कि जो जीन का बिहेवियर था वो क्रोमोजोमल मूवमेंट के बिल्कुल पैरेलल था। जैसा जैसा क्रोमोजोम का मूवमेंट चलेगा वैसा वैसा जीन पे चलेगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोजोम मूवमेंट के जो क्रोमोजोम है वो क्या है, वो एक साधन है, उसी के ऊपर तो सवारी बैठी हुई है। हाँ, क्रोमोजोम क्या है, एक व्हीकल है जिसके अंदर कौन बैठा है, वो जीन। अब जहाँ जहाँ सवार, जहाँ जो है व्हीकल जाएगा, हाँ, जहाँ व्हीकल जाएगा वहाँ जीन अपने आप जाएगा। अरे एक कार है, ठीक है, अब उस कार की जो मूव कर रही है, अब वो कार क्या है, वही तो क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम के ऊपर ही तो जीन प्रेजेंट है, क्रोमोजोम के ऊपर ही जो जीन प्रेजेंट है। अब जिधर जिधर क्रोमोजोम जाएगा उधर उधर जीन जाएगी, उसमें कौन सी सिंपल सी बात है, कहने का तात्पर्य, ठीक है। Recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, ठीक है, equational division and during meiosis reduction division. The important things to remember are that
क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर। ध्यान रखना, क्रोमोजोम भी पेयर में मिलते हैं, जीन भी पेयर में मिलती हैं। क्रोमोजोम भी इंडिपेंडेंटली सेग्रेट करते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम पर यदि प्रेजेंट। नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंटली वे के अंदर सेग्रीगेट करते हैं, और होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं आपस में इंडिपेंडेंटली वे में सेग्रीगेट करते हैं। लेकिन जीन जो होती है यदि नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट वे में सेग्रीगेट करेगी, लेकिन यदि सेम क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। ध्यान रखना, वन लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। During meiosis reduction division, the important things to remember are that chromosome as well as gene occur in pair में होते हैं. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on non-homologous chromosome. ठीक है। अब देखो ये दिखा रखा है तुम्हारा सेल डिवीजन के दौरान। ध्यान रखना, पहले जब जीवन फेज होगी तो जीवन फेज के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, वो दो सेट होते हैं क्रोमोजोम के, लेकिन सारे के सारे क्रोमोजोम्स के अंदर प्रत्येक क्रोमोजोम के अंदर एक क्रोमेटेड होता है। कौन से क्रोमोजोम होते हैं, जीवन। अब देखो क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर ये दो प्रकार हो सकते हैं कि एक क्रोमोजोम एक क्रोमेटेड, या एक क्रोमोजोम दो क्रोमेटेड। एक क्रोमेटेड वाला जो क्रोमोजोम है वो जीवन फेज के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन G2 फेज के अंदर क्या होता है समझो, जीवन से पहले एस फेज आती है और एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है तो क्रोमेटेड नंबर डबल हो जाता है। ध्यान रखना, क्रोमेटेड नंबर डबल हो गया, ठीक है। तो G2 फेज के जो क्रोमोजोम होते हैं, ध्यान रखना, जीवन फेज के अंदर जो क्रोमोजोम दिखता है, क्रोमोजोम जीवन फेज में जो क्रोमोजोम होता है उसके अंदर सिंगल क्रोमेटेड होता है, और G2 फेज में जो क्रोमोजोम होता है उसमें दो क्रोमेटेड होती हैं। अब देखो G2 फेज के अंदर आ गया। अब देखो मियोसिस 1 के अंदर जब प्रोफेज हुआ है, अब मेटाफेज के अंदर जब आता है तो जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं, देखो होमोलॉगस क्रोमोजोम वो सेपरेट होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और क्रोमोजोम नंबर जो होता है आधा हो जाता है मियोसिस 1 के दौरान। मियोसिस 2 के दौरान, मियोसिस 2 में स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, तो देखो मियोसिस 1 है, अब ये दो सेल जो डिवाइड कर जाएगी, मियोसिस 1 के बाद सेल डिवाइड कर जाएगी, फिर वो दोनों की दोनों सेल मियोसिस 2 के अंदर एंटर करेंगी, और जब मियोसिस 2 में एंटर कर रही होंगी मियोसिस 2 के एनाफेज में, तब मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट कर जाती हैं। मियोसिस 2 के दौरान क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है, जिसके कारण सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में सेपरेट कर जाते हैं। अपन जानते हैं सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, कौन से, जो मियोसिस 1 के जो क्रोमोजोम है उनके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड है जरूरी नहीं है जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। अब जर्म सेल के अंदर देखो गैमीट देखने को मिलते हैं, ठीक है। Meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosome. Can you see how chromosomes segregate with germ cells? कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, देखो जीवन फेज के अंदर सिंगल क्रोमेटेड का क्रोमोजोम होता है, फिर एस फेज आती है डीएनए डबल हो जाता है, फिर G2 फेज आती है जिसके अंदर एक क्रोमोजोम जो है वो दो क्रोमेटेड को दिखाई देने को मिलता है हमारे को। फिर जब मियोसिस 1 में प्रोफेज चली जाती है के बाद मेटाफेज जब आती है तो होमोलॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेपरेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर, ठीक है। कोई सा भी किसी के अंदर भी जा सकता है सेल के अंदर। फिर जब मियोसिस 2 आती है तो प्रोफेज मियोसिस 2 के दौरान जब वो मियोसिस 1 के बाद जो सेल डिवाइड करी थी वो मियोसिस 2 के अंदर चली जाती है, और मियोसिस 2 में माइटोसिस जैसा चलता है, यानी प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, और मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगी, और एनाफेज जैसे ही आएगा सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट कर जाती है, जो सिस्टर क्रोमेटेड है वो आपस में सेपरेट कर जाती हैं, और फिर वो जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अ कंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन और क्रोमोजोम के बिहेवियर का अंतर देखो दोनों के दोनों पेयर में मिलते हैं, बिल्कुल दोनों जो हैं क्रोमोजोम और जीन दोनों पेयर में मिलती हैं। क्यों?